द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर 351। लेकिन क्या वह है? जितनी देर वे जनरलों के साथ टेबल पर बैठे उतने ही अधिक लोग इकट्ठे हुए, जिनमें से अधिकांश प्रोफेसर थे, लेकिन सेना इकाई के कुछ कमांडर रैंक के कुलीन लोग जो बचे हुए बारबेक्यू के लिए रसोई की तलाशी लेने आए थे, और कुछ उच्च पुजारी जो दिखावा कर रहे थे कि वे ठीक उसी कारण से नहीं आए थे। इससे काल और मोर्गाना का बहुत सारा बोझ कम हो गया, जिन्हें अब शायद ही कभी जनरलों के सवालों का जवाब देना पड़ता था, लेकिन वे उनके साथ टेबल पर थे, और अगले 3 घंटों तक खुद को माफ़ करने का कोई विनम्र तरीका नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना प्रश्न सत्र समाप्त कर लिया था। फिर जनरलों ने आखिरकार लाइन में जाने और उन्हें मिले उत्तरों की सत्यता की जांच करने के लिए खुद को माफ़ कर दिया, और मोर्गाना आखिरकार अपना पाठ शुरू कर सकी। लेकिन तब तक काल के लाइन में ड्यूटी पर जाने का समय हो चुका था और दोपहर के भोजन का समय हो गया था। इसलिए वह जनरलों के सवालों के कारण अपने पहले से ही कम हो चुके शिक्षण समय का एक बड़ा हिस्सा खोने से खुश नहीं थी, लेकिन अन्य छात्र जिन्हें आज पढ़ाई नहीं करनी थी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। काल अपनी दोपहर की शिफ्ट के लिए लाइन में गया और पहले 2 घंटों में से अधिकांश समय ये तय करने में बिताया कि क्या टेसा वास्तव में कमांडर रैंक तक पहुंच गई है। ऐसा लगा कि वह पहुंच गई है, लेकिन जानवर इस पर विभाजित थे। उसे अधिक ड्रैगन महसूस हुआ, और यह हॉक की यह बताने की क्षमता के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि वह कितनी शक्तिशाली थी, जबकि रेमी को लगा कि वह बस शानदार खुशबू दे रही थी। इसलिए ये थोर और रे की राय के कारण था कि वह कमांडर रैंक तक पहुंच गई थी। हालांकि ये निश्चित था कि दिव्य ऊर्जा के उस अंतिम उछाल के बाद कुछ बदल गया था। उस दिन लाइन के साथ और कुछ करने को नहीं था। हिल जायंट्स इस बिंदु पर पीछे हट गए थे कि तोपखाने केवल छिटपुट रूप से फायरिंग कर रहे थे, और मौसम हल्का था, इसलिए हर कोई बस क्षितिज को देखने के लिए बैठा था कि कुछ होने वाला था। यह उस चीज़ के विपरीत था जो ज़्यादातर लाइन पर चल रही थी, जहां हिल जायंट्स ने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई और अतिरिक्त सैनिकों को भी आगे भेजा ताकि वे देख सकें कि क्या वे कोई दरार पैदा कर सकते हैं और एलीट को पीछे धकेल सकते हैं, जिससे उन्हें पहले मानव द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में फिर से संगठित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे आमतौर पर उतने आक्रामक नहीं थे जितने फ्रॉस्ट जायंट्स अपने क्लोनिंग कार्यक्रम के साथ थे, लेकिन हिल जायंट्स के पास शक्ति का लाभ था, क्योंकि कई शक्तिशाली एलीट माउंटेन जायंट्स से निपट रहे थे। माउंटेन जायंट्स की आबादी तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी और उनका क्षेत्र बहुत छोटा था, लेकिन उनकी पूर्ण शक्ति ने सुनिश्चित किया कि उनका कोई भी पड़ोसी उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये काल और उनकी टीम के लिए एक अजीब स्थिति थी, जो फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र में दुश्मन की रेखाओं के पीछे रहने के इतने आदी हो गए थे, जहां लगातार हमले करने के लिए लक्ष्य थे, कि वे वास्तव में नहीं जानते थे कि ऐसी स्थिति में खुद के साथ क्या करना है, जहां आदेश जल्दी करने और प्रतीक्षा करने का था। लेकिन ये कुछ हद तक छुट्टी की तरह था, बस थोर के खिलाफ पीठ झुकाए हुए, जो धूप में झपकी ले रहा था। दाना उसके बगल में झुकी हुई थी, जबकि लोट्स ने थोर के सिर को धूप में बैठने के लिए एक कुर्सी में बदल दिया था, जो उसके शिखर और सींगों के बीच में आराम कर रही थी, जबकि टेसा थोर की पीठ पर लेटी हुई क्षितिज को देख रही थी। आप युद्ध की तैनाती के लिए बहुत ही शांत दिख रहे हैं, दूसरे छात्रों में से एक ने कहा। हम अभी भी क्षितिज देख सकते हैं, लेकिन आप सही हैं, ये कुछ न करते हुए खड़े रहने से कहीं बेहतर है। वास्तव में अगर मैं बहुत गहराई से ध्यान में नहीं जाता तो मैं अपने मानसिक ध्यान पर भी काम कर सकता हूँ, जबकि हम पहाड़ी दिग्गजों के ये तय करने का इंतजार कर रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। काल ने सहमति जताई। जब तक आप वास्तव में हमले के समय सुस्त नहीं हो जाते। हम सभी ने इस बात पर दांव लगाया है कि कल आपने उन्हें ताना मारा था, उसके बाद वे आप पर कितने दिग्गज भेजने वाले हैं। योद्धा हंसा। लोट्स ने अपने आराम करने के स्थान से देखा। युद्ध रिपोर्ट से औसत यह है कि 2 दिनों में 4 रॉयल रैंक जायंट्स को फिर से हमारा परीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। हिल जायंट्स आमतौर पर इसी तरह काम करते हैं, अगर कोई हमला विफल हो जाता है तो वे अपनी ताकत को दोगुना कर देते हैं। लेकिन हमें लाइन के अधिकांश अन्य हिस्सों की तुलना में छोटे हमले मिल रहे हैं, इसलिए शायद वे हमें कुछ समय के लिए और छोड़ दें। यह एक ठोस जवाब नहीं लगता, पुजारी, योद्धा ने मजाक किया। टेसा ने थोर की पीठ से नीचे देखा और हंसी। वह एक प्रकृति पुजारी है, अगर वह कोई भविष्यवाणी करती है तो ये सच होने की संभावना है, बस इतना ही कि वह झूठी न साबित हो। क्या आप चाहते हैं कि वह एक ठोस जवाब दे? योद्धा ने अपना सिर हिलाया। मैं दिव्य अनुग्रह को ध्यान में रखना भूल गया। हमें एक पूरा सप्ताह आराम करने के लिए क्या मारना होगा? सभी को, और कुछ मनुष्यों को जो सौभाग्य के लिए औसत से थोड़े लंबे हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, राय ने सुझाव दिया। काल ने चुपचाप हंसा और पुजारी ने उत्तर के लिए उसकी ओर मुड़ी। राय ने कहा कि सभी को। उसने समझाया, 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए। योद्धा ने पूछा, हाँ, मुझे लगता है कि उसने पादरी की दक्षता को कम करके आंका है। अगर हम वास्तव में इसे प्रबंधित करते हैं तो वे हमें 3 दिनों से अधिक समय में रिपोर्ट भरने के लिए कहेंगे। हमें पूरे सप्ताह की छुट्टी नहीं मिलेगी, काल ने उत्तर दिया। लोट्स ने उसे घूर कर देखा। आप जानते हैं, आप अभी भी कैथेड्रल में सभी कागजी कार्रवाई के लिए हमारे ऋणी हैं, जबकि आपका हाथ ठीक हो रहा था। यह मेरी गलती नहीं थी।
वे मुझे अस्पताल में लिखवा सकते थे क्योंकि मेरी कलम वाली भुजा अभी भी काम कर रही थी। फ्री वेब नॉवल सी सिग्मा। टेसा हंसी, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे गोफन में एक जहरीला सांप था? आधे कर्मचारी तुम्हारे कमरे में आने से डरते थे कहीं रैमी उन्हें काट न ले। रैमी के अपने कमरे से बाहर निकलने पर दाना मुस्कुराई, ये देखने के लिए कि कौन उसके बारे में बात कर रहा है। वह अंदर से अच्छी तरह से बता सकती थी कि उनके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ धूप में अपनी आंखों से देखना किसी तरह बेहतर था। वह काल के ऊपर चढ़ गई और थोर के खुरदरे तराजू को पार करके उसके सींग के चारों ओर लिपट गई, जहां लोट्स उसके सिर को सहला सकता था। हॉक धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ रहा था और रे अपने कमरे के अंधेरे में सीधे धूप में रहने से ज्यादा खुश थी, इसलिए वे रात के खाने तक ऐसे ही रहे। जब शिफ्ट फिर से बदल गई और पहली रात की शिफ्ट ने उनसे काम ले लिया, काल द्वारा उसे खड़े होने में मदद करने पर दाना ने आह भरी। तुम्हें पता है, ये वास्तव में अपेक्षा से ज्यादा उत्पादक था। मैंने बहुत सारा ध्यान किया। काल ने सिर हिलाया। हाँ, ऊर्जा निर्माण के लिए यह एक अच्छा दिन रहा है। हमें इन दिनों ठीक से ध्यान लगाने और मानसिक शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, और यही वह चीज़ है जो जानवरों की प्रगति को रोक रही है। बस थोड़ा और हम छोटी मिस रैमी को कमांडर रैंक तक पहुंचा सकते हैं और टीम को संतुलित कर सकते हैं। वह सबसे नई सदस्य है, इसलिए उसे दूसरों से आगे निकलने के लिए सबसे ज़्यादा काम करना है। लेकिन उसके पास अच्छी क्षमता है, मुझे लगता है कि वह सभी को पीछे छोड़ सकती है। रैमी ने लोट्स के लबादे में गायब होने और हिप पॉकेट से फिर से प्रकट होने से पहले थोर के सीन के आसपास अपनी जगह से खुशी से सिर हिलाया। रैमी, तुम क्या कर रही हो? काल ने जोर से पूछा। यहाँ गर्मी है और मैं तुम्हारे पास जाकर गंदा नहीं होना चाहता था। तुम्हें पता है, तुम थोर के सीन पर रह सकती थी। वह जल्द ही अपने पूल में झपकी लेने जा रहा है। वह हमेशा शिफ्ट के बाद ऐसा करता है। ऐसा नहीं था कि लोट्स को बुरा लगा। उसने यह नहीं देखा था कि उसकी जेब में एक छेद था, लेकिन अब उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इससे रैमी को अपने लबादे से बाहर निकलने और घूमने के लिए एक जगह मिल गई। लेकिन स्पिरिट स्नैक वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। वह एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गई थी। लोट्स बहुत छोटा था। अपनी कमर से रैमी बाकी सभी के पैरों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने लोट्स के कंधों पर खुद को लपेटने के लिए लबादे को ऊपर उठाया और अपना सिर नेचर प्रीस्टेस के ऊपर रख दिया। बेहतर, अभी भी मोर्गाना जितना अच्छा दृश्य नहीं है, लेकिन नेचर प्रीस्टेस विच डॉक्टर्स की तुलना में एक अलग तरह से गर्म होती हैं। काल को यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है। वे दोनों एक ही तापमान के थे, इसलिए यह उनके जादू से जुड़ा हुआ था। अच्छा, मुझे खुशी है कि आपको एक अच्छी जगह मिल गई। काल ने चंचल सांप को चिढ़ाया। उसे काल पर सवारी करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दृश्य उसके स्थान पर होने जैसा ही था जो उसके दिमाग में व्यर्थ था। वह पहले से ही जान सकती थी कि वह क्या देख रहा था, इसलिए यह देखना बेहतर था कि दूसरे लोग क्या देख रहे थे। 352 रैमी की आदतें। अगला दिन लाइन से छुट्टी का दिन था और कक्षाओं से भी छुट्टी का दिन था, जिससे सभी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। टेसा और लोट्स दोनों को काल की टीम में नियुक्त किया गया था, न कि अन्य पादरियों की तरह हीलर कोर में, इसलिए उनके पास कोई कर्तव्य नहीं था और यह उन सभी के लिए एक नया एहसास था। ये कुछ हद तक अस्पताल में वापस आने जैसा था, चारों ओर बैठे रहना और कुछ होने का इंतजार करना, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे आपका मनोरंजन हो सके। लगातार सक्रिय रहने के आदी किसी व्यक्ति के लिए यह बहुत उबाऊ था। इसके बजाय वे सभी सुबह का अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, जबकि काल फोकस में ऊर्जा के स्तर को वापस चरम पर लाने के लिए काम करता था ताकि वह रिक्त स्थानों पर एक और परत फैला सके। प्रगति पहले कुछ बार की तुलना में बहुत अधिक सुचारू रूप से हो रही थी और अतिरिक्त अभ्यास से उसे एक बार पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद प्रति चक्र कई दिन बचने की संभावना थी। हर छोटी छोटी चीज उसकी विकास गति में सुधार ला रही थी और काल आशावादी महसूस कर रहा था कि इस बार शायद वह ऐसा हो जो उसके लिए वास्तविक परिणाम देने वाला हो। वह दोपहर के भोजन के ठीक बाद परत को खत्म करने में कामयाब रहा और रात के खाने से पहले नए फोकस को स्थिर कर दिया। पहला संकेत कि चीजें सही चल रही थीं, रैमी की आदतों में बदलाव था। उसने अपने लिए मोटे रेत और अपने स्थान से क्रिस्टलीय पौधों के टुकड़ों से एक सफाई स्क्रब बनाया, फिर राक्षस के खून से नहाया, जो राय के लिए सामान्य था लेकिन सफाई के प्रति जुनूनी सांप के लिए असामान्य था। खून ने उसकी बाहरी त्वचा को नरम कर दिया और सफाई स्क्रब में कुछ मिनट तक घूमने से ये सब छील गया और उसकी नई त्वचा अच्छी और चमकदार हो गई। freeweb@oval.com। फिर वह फैलने लगी, उसी तरह जैसे हॉक ने किया था जब उसने एक किशोर के रूप में सभी जादुई संसाधनों को खा लिया था। रैमी अब तक संसाधनों के उस स्तर पर रह रही थी, क्योंकि दूसरों के पास जो कुछ भी था वह अपने आप में एक मूल्यवान संसाधन था। लेकिन अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था और वह धीरे धीरे एक छोटे से सांप से एक छोटे सांप में बदल गई थी।
रैमी के चारों ओर ऊर्जा बढ़ रही थी और काल ने अंतरिक्ष में अचानक असंतुलन देखा क्योंकि अन्य जानवरों ने मानसिक निर्माण के अपने हिस्से में अधिक ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। उत्साहित स्पिरिट स्नैक को भर दिया और उसके शरीर को बढ़ने दिया क्योंकि वह उस निवाले को देखती थी जिसे वह बचा रही थी। किसी ने उसे रॉयल रैंक फ्रॉस्ट जायंट का दिल दिया था और जबकि अंग एक नीले क्रिस्टल जैसा दिखता था, यह इतना लचीला लग रहा था कि रैमी इसे अपने कॉइल के साथ एक ट्यूब में दबा सकती थी ताकि वह इसे पूरा खा सके। उसके लिए इसे टुकड़ों में काटना आसान होता, लेकिन उसे यह महत्वपूर्ण लगा कि यह बरकरार रहे, और जैसे ही गांठ उसके गले से नीचे चली गई, उसका शरीर सूजने लगा और तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में पच गया। रैमी अब भी रैमी जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसकी शक्ति का स्तर अब निश्चित रूप से कमांडर रैंक पर था और वह इतनी बड़ी हो गई थी कि काल को यकीन नहीं था कि कोई और उसे तुरंत पहचान पाएगा। वह निश्चित रूप से अब लोट्स की जेब में फिट नहीं होने वाली थी और काल को यकीन नहीं था कि सुंदर प्रकृति पादरी अब उसे ले जाने में भी सक्षम होगा। रैमी का वजन भले ही केवल 20 किलो था, लेकिन वह अब 3 मीटर की ठोस मांसपेशियों वाली थी और बेसबॉल बैट जितनी मोटी थी। काल को लगा कि वह अभी भी पूरी तरह से विकसित होने से बहुत दूर थी और उसका आकार बढ़ता रहेगा, लेकिन उसने नागा में विकसित होने के कोई संकेत नहीं दिखाए और वह हमेशा की तरह वही नीली और सुनहरी स्पिरिट स्नैक बनी रही। लेकिन कुछ चीजें बदल गई थीं। उदाहरण के लिए, वह अब अपने सिर के ऊपर हवा में बर्फ की गेंदों के साथ खेल रही थी, उन्हें बर्फीला तूफान से नियंत्रित झोंकों के साथ उड़ा रही थी, जबकि उसके दलदल में क्रिस्टल के पेड़ शक्ति से चमक रहे थे। ये स्पष्ट हो गया कि वह किसी चीज पर काम कर रही थी जब उसने पानी को गर्म रखने के लिए दलदल की सतह पर आग के गोले फेंकने के लिए अपने टोटेम निकाले। पहले तो काल ने सोचा कि वह फायरबॉल को ब्लिजार्ड के साथ मिलाकर एक नया कौशल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह वास्तव में जिस पर काम कर रही थी वह बहुत अलग था। टोटेम समाप्त हो गए और रैमी ने एक नया सेट बनाया, इस बार 2 के बजाय 3 जो वह पहले बना सकती थी, और 2 लैमिया एक के पीछे एक, चारों ओर देखते हुए और अलग अलग दिशाओं में फायर करते हुए। यह उसके टोटेम की प्रभावशीलता में एक प्रभावशाली वृद्धि थी, लेकिन ये कमांडर रैंक तक पहुंचने का एक साइड इफेक्ट था और उसके प्रयोग का वास्तविक लक्ष्य नहीं था। ये सीमा पर कोहरा था जिसे वह बनाने की कोशिश कर रही थी, बर्फीले तूफान से पिघली हुई बर्फ और बर्फ जिसमें पानी का सारा जादू था लेकिन ठंड नहीं थी। फिर उसने कोहरे में चेन लाइटनिंग डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में या काल के बिस्तर के लिए तैयार होने से पहले अगले कुछ घंटों तक भी यह कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने आखिरकार अपने स्थान पर इसे काम में लाया तो रैमी ने गर्व से अपने लिए एक नया हुनर बना लिया था। तूफान जादुई बारिश बरसाएगा जो हर उस चीज को खा जाएगा जिस पर यह गिरता है, पानी के जादू का इस्तेमाल करके उसे भेदकर अलग कर देता है, जबकि बादल से बेतरतीब बिजली गिरती है। हॉक प्रभावित नहीं हुआ। और पानी क्यों? उसने पूछा। ये निश्चित था कि वह अपने बर्फीले तूफान से एक उचित आग का तूफान बनाने की योजना बना रही थी। पानी बिजली को खुश करता है। देखो ये गीली चीज़ों पर कितनी अच्छी तरह फैलती है। रैमी ने जवाब दिया, काश कोई ऐसी जगह होती जहां वह इसे ठीक से परख पाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन पर कुछ भी हमला नहीं हुआ था और कहीं भी बीच में तूफानी बादल बनाना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए उसने कुछ समय के लिए अपने स्थान पर बारिश करके खुद को संतुष्ट कर लिया। वास्तव में पूरी रात जबकि वह पानी के तापमान को बदलने का अभ्यास कर रही थी ताकि यह बर्फ स्नान या आरामदायक शौवा हो सके। अगली सुबह भी बहुत कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि लाइन पर उनकी शिफ्ट थी। वे अभी भी ध्यान कर रहे थे और अपनी शक्ति को स्थिर करने पर काम कर रहे थे, केवल अब उन्होंने इसे एक अच्छी घास वाली जगह पर किया जहां हर कोई थोर के खिलाफ झुक सकता था। तकनीकी रूप से वे अभी भी स्थिति में थे क्योंकि सेरो और क्लेरिक्स अपने गठन के बीच में थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें इसके बारे में कोई परेशानी नहीं दी, जबकि हॉक आकाश में चक्कर लगा रहा था ये देखने के लिए कि सभी हिल जायंट कहाँ चले गए हैं। काल ने उसे अपने समूह की दृष्टि न खोने का आदेश दिया था, इसलिए वह बहुत दूर नहीं जा सकता था और उसकी दृश्य सीमा में कहीं भी कोई हिल जायंट नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो लाइन से दर्जनों किलोमीटर नीचे हमला कर रहे थे। वह मदद करने जा सकता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह कौन था, और अकादमी काल को किसी अन्य सैन्य इकाई की लड़ाई में शामिल होने के लिए 30 किलोमीटर या उससे अधिक दूर जाने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए उसे सैर सपाटा करके संतुष्ट होना पड़ा, और जब भी वह चलते फिरते कृंतकों को देखता तो उन्हें नाश्ते के रूप में चुरा लेता। आखिरकार रैमी को उस शाम अपना नया मंत्र आजमाने का मौका मिला। बिजली के बिना। यह असाधारण रूप से गर्म दिन था और कुछ जल जादूगरों ने छुट्टी पर गए छात्रों और शिक्षकों को ठंडा करने के लिए एक स्प्रिंकलर स्थापित किया था। यह उसे एक निमंत्रण की तरह लगा, इसलिए रैमी अपने स्थान से बाहर निकल गई और अपने आकार से मॉर्गन को चौंकाते हुए चुड़ैल डॉक्टर के कंधों पर उतरी। तुम बड़ी हो गई हो। क्या ये कमांडर रैंक रैमी है जिसे मैं देख रहा हूँ? चुड़ैल डॉक्टर ने पूछा। रैमी ने खुशी से सिर हिलाया और फिर बिजली को दबाते हुए अपना नया थंडरस्टॉर्म मंत्र डाला, जिससे हवा में 50 मीटर ऊपर बारिश का बादल बन गया, जिसने उस छोटे से क्षेत्र पर बारिश बरसाई जहां हर कोई स्प्रिंकलर में खेल रहा था।
जब ये घटना पूरी तरह से बारिश में बदल गई तो छात्र हंसने लगे और पृथ्वी के जादूगरों में से एक ने जल्दी से उस क्षेत्र को रेत के तल वाले पत्थर के तालाब में बदल दिया जो समुद्र तट जैसा लग रहा था। जिस तरह से रैमी के जादू में बारिश हो रही थी, भले ही वह किसी को चोट न पहुंचाने के लिए दबाई गई हो, तालाब जल्दी से भर जाएगा और फिर उन्हें गर्मी से बचने के लिए आराम करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। मॉर्गना भीगने के डर से उनके साथ शामिल होने ही वाली थी जब एक ऊंची लड़कियों जैसी चीख ने उसके कान के पर्दे लगभग तोड़ दिए। सांप! लड़का चिल्लाया। अरे, ये सांपों से डरने वाला लड़का है। मुझे लगता है कि उसने पेशाब कर दिया है। रैमी ने काल को सूचित किया, जो आतंक के प्रदर्शन से घृणा करने के लिए बहुत खुश था। उसे बहुत डराओ मत, उन्हें अभी भी काम करने के लिए उसकी ज़रूरत है। मॉर्गना ने रैमी की ठुड्डी के नीचे हाथ फेरा क्योंकि सांप लड़के को बेहतर ढंग से देखने के लिए आगे बढ़ा, जो फिर से डर से कांप रहा था। वह घबराहट में जम गया और फिर रैमी ने अपना सिर उसकी नाक से टकराने के लिए आगे बढ़कर मोर्गाना की बाहों में वापस जाने से पहले उसे पीछे कर दिया। मैंने उसे दोस्ताना तरीके से चूमने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कारगर रहा। 353 रैमी के भाव। एक पल के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई क्योंकि सभी को चिंता थी कि छात्रों में से किसी पर स्पिरिट स्नेक ने हमला किया है, लेकिन जो लोग काफी करीब थे उन्होंने देखा था कि रैमी ने उसे नाक पर सावधानी से चूमते हुए मारा था और जानते थे कि वह वास्तव में घायल नहीं हुआ था, बस घबरा गया था और बहुत ज्यादा सांस ले रहा था। झूठी चेतावनी, सभी। सांप ने बस उसके सिर पर वार किया और उसे घबरा दिया। छात्रों में से एक ने आवाज लगाई, क्योंकि एलिट ये देखने के लिए दौड़े कि खतरा क्या है। अन्य शिक्षकों में से एक ने एक पल के लिए रैमी को देखा, जबकि सांप ने उसे घूरा। क्या वह रैमी है? मुझे याद है कि वह उससे बहुत छोटी थी। या वह किसी कौशल के प्रभाव में है? जादूगर ने आखिरकार पूछा। वह कमांडर रैंक तक पहुंच गई और चाहती थी कि मैं उसे दोपहर के लिए घुमाऊं, जाहिर है। कम से कम मुझे यही लगा जब वह मेरे कंधों पर दिखाई दी। मोर्गाना ने समझाया। मुझे पता है कि आप काल के सलाहकार हैं, लेकिन आपको उसके पालतू जानवरों को उसके लिए इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों में से एक ने मजाक किया। रैमी ने मोर्गाना को घेरा ताकि वह देख सके कि कौन अधिक स्पष्ट रूप से बात कर रहा था, और शिक्षक हंसे। ऐसा लगता है कि वह मुझे उसकी पसंद पर सवाल उठाने के लिए जज कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि वह गंदगी में यात्रा क्यों नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी क्या वह आपके कंधों पर ले जाने के लिए थोड़ी बड़ी नहीं हो रही है? उसने पूछा। उसके बगल में बैठा छात्र हंसा। वह नज़र निश्चित रूप से अपमानजनक है। मुझे लगता है कि उसने इसे इस तरह लिया कि आप उसे मोटा कह रहे हैं। छात्रों ने हंसते हुए महसूस किया कि रैमी वास्तव में यही चाहती थी, और सांप को पता नहीं था कि अब उसका वजन उस समय की तुलना में कितना अधिक है जब वह 1/3 लंबाई की थी। ठीक है, हमें कम से कम बारिश के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ इतनी गर्मी है कि मुझे आश्चर्य होने लगा है कि मौसम में क्या गड़बड़ है। छात्रों में से एक ने कहा। यह एक अच्छी बात थी, रैमी ने सोचा। उसे पता था कि अब सर्दी करीब आ गई है, या शायद सर्दी के बीच में। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि मौसम कितने लंबे होते हैं। साथ ही वे पहाड़ियों में थे और यहाँ का मौसम ज़्यादातर जगहों से ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ये फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र से बहुत बेहतर था, लेकिन वे अपनी सीमाओं से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए यह इतना गर्म नहीं होना चाहिए, उसने सोचा। समस्या ये थी कि काल के माध्यम से जाने के बिना उसके पास इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। उसे नए मंत्र सीखने में मज़ा आने लगा था, लेकिन यादृच्छिक मनुष्यों के साथ संवाद करना सीखना अभी भी बहुत कम परिणाम के लिए बहुत काम की तरह लग रहा था। उसने सोचा कि मोर्गाना के लिए कोई खास तरीका होना चाहिए। वह वास्तव में समूह के लोगों से ही बात करना चाहती थी, लगभग हमेशा, और अभी केवल मोर्गाना से ही बात करना चाहती थी, तो उसे पूरी लिखित भाषा क्यों सीखनी पड़ी? उसने अक्षर पढ़ना सीख लिया था और उसने काल को पहले भी उन्हें बनाते देखा था, लेकिन उसके पास हाथ नहीं थे, और जबकि उसका सहज जल नियंत्रण भाला पकड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह सुपाठ्य अक्षर नहीं बना सकता था। साथ ही वह केवल कुछ शब्दों के लिए रून जानती थी, निश्चित रूप से खुद को ठीक से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं। रैमी को यह एहसास नहीं था कि वह केवल जादू की किताबें और कौशल और इतिहास से संबंधित अन्य रहस्यमय पुस्तकें पढ़ रही थी, इसलिए उनमें से कोई भी बहुत आसान आधुनिक आम भाषा में नहीं लिखी गई थी। उनकी आरामदायक शाम अचानक तोपखाने की गड़गड़ाहट से बिखर गई, जो पूरे दिन चुप थी और कोई लक्ष्य सीमा में नहीं था। फिर हमले का अलार्म बज उठा और मोर्गाना लाइन की ओर मुड़ी, रैमी को काल के पास वापस लाने के लिए तैयार हो गई ताकि वे युद्ध के लिए कम संख्या में न हों। ऐसा नहीं है कि वे बहुत दूर होंगे, क्योंकि मोर्गाना युद्ध के लिए उसके साथ तैनात था, लेकिन काल अपने जानवरों को एक साथ काम करने का आदेश दे सकता था, इसलिए उसने मान लिया कि वह उन सभी को वापस चाहेगा। रैमी युद्ध के बारे में उत्साहित हो रही थी, क्योंकि उसे पहली बार अपने नए कौशल और कमांडर रैंक की आक्रमण शक्तियों को आजमाने का मौका मिलेगा। जब उसने पूल के लिए बारिश की तो सभी उत्साहित थे, इसलिए जब वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तूफान लाएगी तो वे निश्चित रूप से उत्साहित होंगे।
freewebnovel.com। लेकिन वह दिग्गजों को नहीं देख पाए, मोर्गाना के सिर को ऊपर उठाकर भी नहीं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं, लेकिन उन्हें आना चाहिए। मोर्गाना ने उसे आश्वस्त किया, उसके उत्साह को युद्ध की उत्सुकता के रूप में दिखाने की गलती की। मोर्गाना को यह भी पता नहीं था कि निराशा की लहर इसलिए आई क्योंकि हॉक ने बताया था कि हिल जायंट्स लाइन के इस छोर पर नहीं आ रहे थे, बल्कि तोपखाने और छात्रों के पीछे के समूह पर हमला करने के लिए उनसे आगे बढ़ रहे थे। वे इतने करीब आ गए थे कि यह हमला जैसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी गति धीमी नहीं की थी, और वे पहले ही इस फ्लैंक से आगे निकल चुके थे। उसे दुख है कि वह आपको यह नहीं दिखा पाएगी कि उसकी नई थंडरस्टॉर्म क्षमता कितनी शानदार हो सकती है। जायंट्स लाइन के इस छोर से ही गुजर रहे थे और वे तोपखाने और दूर के फ्लैंक पर जा रहे हैं। काल ने समझाया जब मोर्गाना ने निराश स्पिरिट स्नैक को सांत्वना दी। ये सबसे बुरी तरह की निराशा है। वह मुझे कौशल दिखाने के लिए बहुत उत्साहित थी और अब इसे डालने के लिए कुछ भी नहीं है। मोर्गाना सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने तोपखाने पर हमला करने के लिए अपनी प्रगति को नहीं रोका। वे कुछ खोजते हुए चारों ओर चक्कर लगाते रहे। वे तोपखाने की सीमा से करीब नहीं पहुंचे और रेखा की दृष्टि में नहीं आए, इसलिए यदि हॉक की टोही के लिए नहीं होता तो काल को लगता कि यह एक गलत अलार्म था, जैसा कि अन्य लोगों ने सोचा था। अन्य छात्रों को यह याद आने में अधिक समय नहीं लगा कि काल के पास आकाश में एक स्काउट था जिसे तोपखाने के गोले से बचते हुए कार्रवाई पर नजर रखनी चाहिए। उनके आने में कितना समय लगेगा? योद्धाओं में से एक ने पूछा। यह एक अच्छा सवाल है। वे रेखा के पार चले गए, जैसे कि वे हमला करने के लिए आ रहे थे, फिर वे कुछ खोजने के लिए वापस आ गए। मुझे नहीं पता कि वे अब क्या कर रहे हैं, काल ने समझाया। क्या आपको लगता है कि वे कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? काल के बाईं ओर के योद्धा ने पूछा। सबसे अधिक संभावना है, लेकिन आमतौर पर मेरे जानवर भी इसे महसूस कर लेते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में सामान्य से हटकर कुछ भी नहीं देखा है। अगर वहाँ कोई छिपा हुआ खजाना था तो हमें अब तक उसका कुछ पता लगा लेना चाहिए था। खजाना? हॉक ने पूछा जब वह जायंट्स के ऊपर से उड़ रहा था। हालांकि उसे कोई खजाना नहीं दिखा। वह इसमें बहुत अच्छा था, लेकिन खोजने के लिए कुछ भी नहीं था। हिल जायंट्स ने अपने मृतकों को भी पीछे नहीं छोड़ा, इसलिए लूट से भरी लाशें भी नहीं थीं। हिल जायंट्स तोपखाने की बमबारी के किनारे पर इलाके में आगे पीछे चलते हुए एक कच्चा ग्रिड पैटर्न बनाते हुए दिखाई दिए। वे निश्चित रूप से खोज रहे थे, लेकिन न तो काल और न ही हॉक ये निर्धारित कर पाए कि वे किस लिए खोज रहे थे, और किसी और को कोई सुराग नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके समझाने की कोशिश करने के बाद भी। फिर जब हिल जायंट्स सीमा से बाहर चले गए तो बंदूकें शांत हो गईं। हॉक, थोड़ी देर और खोज करो और देखो कि क्या उनके यहाँ रहने के दौरान भूमिगत कुछ छिपा हुआ था। शायद ये कोई छिपा हुआ खंडहर हो, जैसे कि बौने गांव। अगर ऐसा है तो कोई चूहे नहीं होंगे, हॉक ने उसे याद दिलाया। काल की मुस्कान ने सभी को बता दिया कि वह हॉक से बात कर रहा था, क्योंकि उसने जवाब दिया। हर कोई बौनों जितना कीट नियंत्रण में अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि चूहे हों। 354 दिग्गजों की खोज। हॉक और हिल जायंट्स दोनों के लिए खोज बेकार साबित हुई, क्योंकि वे अगले सप्ताह तक हर दिन लौटते रहे, तोपखाने की सीमा में आने से पहले रुकते रहे और हर दिन लाइन के अलग अलग हिस्सों की खोज करते रहे। एक दिन लाइन पर बैठे हुए खाली क्षितिज को देखते हुए टेसा ने थोर की पीठ पर अपने स्थान से काल को देखा। क्या आपको लगता है कि हिल जायंट्स से पूछताछ करना वास्तव में संभव है? मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि वे पिछले सप्ताह दुनिया में क्या खोज रहे थे। शायद ही कोई हमला हुआ हो। वे जो कुछ भी खोज रहे हैं उसे खोजने में इतने व्यस्त हैं, उसने पूछा। उनके सबसे करीबी शिक्षक जोर से हंसे। ठीक है, वे आमतौर पर मानव बोलने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें बोलने के लिए कहने की संभावना बहुत कम है। हिल जायंट्स को उसी तरह दर्द महसूस नहीं होता है जैसे एक इंसान को होता है, इसलिए आप उन्हें जानकारी के लिए वास्तव में यातना नहीं दे सकते, भले ही आपके पास उन्हें रोकने का कोई तरीका हो। काल ने आह भरी। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि उन्हें इस पूरे क्षेत्र की इस तरह से तलाशी लेने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर वे ऐसा सिर्फ हमें परेशान करने और पागल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं सच स्वीकार कर पाऊंगी। टेसा ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हिल जायंट्स ऐसा करेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से देख सकती हूँ कि आप सिर्फ उनसे उलझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसकी बात सही थी। अगर काल ऊब जाता तो वे सभी उसे ऐसा करते हुए देख सकते थे और प्रकृति के पुजारी उसकी मदद करते। हिल जायंट्स वास्तव में क्या कर रहे थे, ये पता लगाने में उन्हें 2 दिन और लग गए। काल मोर्गाना के साथ इतिहास की कक्षा में बैठा था जब हमले का अलार्म बजा। साथ ही एक सेकेंडरी टोन भी आई जो ये संकेत दे रही थी कि यह एक तत्काल आने वाला हमला था। अगर वे सामान्य दूरी पर इसे पहचानने में विफल रहे होते तो ये बेहद अजीब होता, ये देखते हुए कि उनका ध्यान किसी चीज़ से नहीं भटका था। इसलिए इसका मतलब ये था कि वे पहले से ही हमला कर रहे थे और अनुमान से पहले ही यहाँ पहुँच गए होंगे।
काल ने अपनी कुर्सी से उठते ही अपनी अधिक आरामदायक वर्दी से अपना कवच बदल लिया और कक्षा में जादूगर अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बिखरने लगे। कक्षा से बाहर निकलते ही काल ने हॉक को छोड़ दिया और तुरंत ही उसके दिमाग में उत्साहपूर्ण बातचीत भर गई। यह एक बुफे है, एक मोबाइल बुफे हमारी ओर आ रहा है। इसमें विशाल चूहे और क्रोधित थोर और सींग वाले मांस और यहाँ तक कि सुअर भी हैं। गुस्साए थोर, भगदड़ में लाइटनिंग सेरो हैं? काल ने पूछा। नहीं, पपड़ीदार, लेकिन दो पैरों पर और गुस्से में वे उन चीज़ों पर हमला करते रहते हैं जो उनके पास आती हैं। जब काल फ्लैंक पर अपने स्थान पर पहुंचे तो आगे बढ़ने का असली आतंक स्पष्ट हो गया। कल क्षेत्र की खोज करने का नाटक करने वाले हिल जायंट्स ने जगह जगह चारा बैग गिरा दिए थे और राक्षस एक से दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बार जब वे काफी करीब पहुंच गए तो उन्हें मनुष्यों की गंध आ गई और वह चारा का अंतिम बैग होगा जिसने राक्षसों को भगदड़ मचा दी थी। वे इतने सारे लोगों को एक जगह कैसे ले आए, यह एक रहस्य था, लेकिन इसमें सबसे अधिक संभावना बहुत काम की थी, ये देखते हुए कि उन्होंने हाल ही में कितने कम दिग्गजों को देखा था। हजारों राक्षस थे, शायद दसियों हजार। जहां तक हॉक देख सकता था, क्षितिज पर राक्षस थे जो मानव रेखाओं की ओर बढ़ रहे थे। FreeWebNovel.co। आज सिर्फ अकादमी वाला हिस्सा ही नहीं मारा गया, बल्कि उनके 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला हर कोई मारा गया। इस आमद की तुलना में पिछले सभी हमले बच्चों के खेल की तरह लग रहे थे। लेकिन उससे भी बदतर, एक बार जब वे राक्षसों से निपट चुके थे और थक चुके थे तो उन्हें हिल जायंट से पूर्ण आक्रमण देखने की बहुत संभावना थी। समझ गया, मैं मोर्गाना पर रहूंगा, वह लड़ाई में नाश्ता लाती है। 10:19। तोपखाने की टुकड़ी उग्र रूप से गोलीबारी कर रही थी, कई कमजोर राक्षसों को मार रही थी और अनजाने में राक्षसों को आगे खींचने के लिए और अधिक चारा बना रही थी। लेकिन हॉक के पास उनके लिए एक और बुरी खबर थी। जमीन पर आधारित आमद के पीछे उड़ने वाले राक्षसों का एक विशाल झुंड था जो कमजोर लोगों को मार रहा था। वे भी क्रोधित थे और हॉक के विचार से कहीं अधिक आक्रामक तरीके से कार्य कर रहे थे। मोर्गना, उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहें कि वे विमान रोधी तोपों के लिए गोला बारूद बचाकर रखें। भगदड़ के पीछे उड़ने वाले राक्षसों का एक विशाल झुंड है, काल ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे अपनी स्थिति में आ गए। सभी शिक्षकों के पास रेडियो थे और वे यूनिट लीडर के रूप में काम करते थे, क्योंकि वे इस तरह के हमले के लिए लाइन के साथ एक दूसरे की सुनने की सीमा के भीतर तैनात थे। उसने अपना संदेश भेजने से पहले चुपचाप सिर हिलाया और काल ने सोचा कि इस तरह के दुश्मन के खिलाफ किस तरह की रणनीति कारगर हो सकती है। रैमी, अपने नए कौशल को आजमाने का समय आ गया है। क्या तुम इसे पूरी तरह से पीछे की ओर फेंक सकती हो जहां राक्षस हैं? काल ने पूछा। रैमी अपनी जगह से बाहर निकली और टेसा के पास रेंग कर गई, जिसे थोर के पीछे से सबसे अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। शायद मैं इसे बड़ा और दूर तक बनाऊंगी। तूफानी बादल बढ़ने लगा और बारिश के साथ ही बिजली के पहले कुछ बोल्ट जमीन पर गिरे जो राक्षसों के आगे के किनारे पर गिरे। बिल्कुल सही, हम चाहते हैं कि वे सभी इसके बीच से भागें, इसलिए यदि आप इसे पूरी लड़ाई में वहां रख सकते हैं, जितना हो सके उतना चौड़ा, आपको बस इतना ही करना है। काल ने निर्देश दिया। समझ गया, मैं मोर्गाना पर रहूंगा, वह लड़ाई में स्नैक्स लेकर आती है। हॉक निश्चित रूप से अब छोटे नहीं रहे सांप पर बुरा प्रभाव डालता था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि छोटे पॉकेट स्नैक्स एक बड़े स्पिरिट स्नैक की भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और शायद आकर्षण खो जाएगा। लेकिन मॉर्गना रैमी के आगमन के लिए तैयार थी और उसने अपनी छड़ी को पहले से ही मिट्टी में गाड़ दिया था ताकि रैमी रेंग कर ऊपर आ सके, ताकि वह और भी बेहतर दृश्य देख सके और लड़ाई के लिए अपना सारा वजन विच डॉक्टर पर न डाले। राक्षस अब करीब आ रहे थे, उस बिंदु से आगे जहां दिग्गजों ने चारा रखा था, और उन्होंने बड़ी संख्या में मनुष्यों को देखा था जो उनकी जादुई रूप से उत्तेजित भूख को शांत कर सकते थे। वे चारा बैग से भूखे थे और क्रोधित थे। उनके सामान्य ज्ञान पर काबू पाने और उन्हें अभिजात वर्ग पर हमला करने के लिए प्रेरित करने के लिए एकदम सही संयोजन। 355 प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। भले ऊपर उठाओ, प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ, अनुभाग कमांडर ने आदेश दिया। योद्धाओं ने अपने भले उठाए और थोर ने अपनी टीम के ऊपर अपना अवरोध खड़ा कर दिया, जिसमें मॉर्गन और कर्नल विल्क्स के अधीन समूह शामिल थे, जो डिफ़ॉल्ट रूप से उनकी टीम थे क्योंकि वे उनके ठीक बगल में थे और उसी इकाई से जुड़े थे। बड़े जानवर करीब थे क्योंकि छोटे मांसाहारी अति आक्रामक विशाल छिपकलियों और जानवरों के पीछे रहना पसंद करते थे, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें भोजन के रूप में मानते थे। टेसा ने लाइन के साथ अन्य युद्ध मौलवियों के साथ समय पर भालों पर पवित्र आशीर्वाद को सक्रिय किया। धातु के सिर सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे, हमलावरों की मोटी खाल को काटने के लिए तैयार थे, लेकिन राक्षसों ने परवाह नहीं की। दूरी पर हमला करने वालों, शुरू करो। काल ने अपना धनुष उठाया और चेन लाइटनिंग को आगे की पंक्तियों में फायर किया। हमलावरों के बीच बिजली चमकी और दर्जनों छोटे जानवर आग की लपटों में घिर गए, क्योंकि कमांडर रैंक की क्षमता ने उनके जागृत रैंक के शरीर को मारा। हिल जायंट्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे इस ओर क्या भेज रहे हैं,
उन्होंने बस सब कुछ इकट्ठा कर लिया। इसलिए कई मजबूत जानवर थे, लेकिन कमजोर जानवरों की भीड़ भी थी जो मानव रेखाओं तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली रक्षकों को कमजोर कर देती थी। हमलावरों की पहली लहर रक्षकों के संयुक्त हमलों के आगे आसानी से गिर गई, और अधिकांश कमजोर जानवर पहले से ही रेमी के थंडरस्टॉर्म से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बारिश से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये कमांडर रैंक का कौशल था, और जागृत रैंक के राक्षसों के खिलाफ आधे मिनट का एक्सपोजर भी उन्हें लगभग अपन करने के लिए पर्याप्त था। फिर उन्हें अन्य जादूगरों के क्षेत्र के हमलों से गुजरना पड़ा, जिनमें से कई के पास रेमी के समान ही विचार था, और अपने हमलों को सबसे बड़े संभव क्षेत्र में फैलाया ताकि वे लाइन तक पहुंचने से पहले सब कुछ घायल कर सकें। दूर हवा में बिजली चमक रही थी, आग जमीन पर घूम रही थी, और संपीड़ित हवाओं के तेज झोंके फर और तराजू को चीर रहे थे। थोर ने विशालकाय छिपकलियों में से सबसे करीब वाले को चुनौती दी, जिसने शेरों की पीठ पर काटने के लिए अपना सिर उठाया। लेकिन टेसा वहीं बैठी थी, और जैसे ही थोर आगे बढ़ा, उसने अपना भाला उठाया और जानवर के मुंह की छत के माध्यम से ऊपर की ओर वार किया ताकि उसका मस्तिष्क छेदा जा सके और उसकी खोपड़ी से पवित्र प्रकाश फूट पड़े। विशाल शिकारी गिर गया, और थोर ने अपनी बख्तरबंद पूंछ से दूसरे की पसलियों को कुचल दिया, जबकि टेसा ने अपने भाले से हमला किया, और पाइकलाइन ने अन्य हमलावरों को उनसे दूर धकेल दिया। काल ने फायर करना जारी रखा, कमांडर रैंक के जानवरों पर अधिक प्रभाव के लिए फ्लेमिंग बॉडी पर स्विच किया, जो गिरे हुए पहले रैंक के शवों पर दौड़ते हुए भालों के खिलाफ ढेर होने लगे थे। जादूगरों ने ठोस अवरोध लगाए, राक्षसों की प्रगति को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया, इससे पहले कि योद्धा फिर से हमला करें। यह अध्याय freewebnovel.com द्वारा है। लक्ष्य आगे बढ़ते रहना था ताकि शव ढेर न हो जाएं और राक्षसों को रक्षकों पर कूदने का मौका न मिले। पीछे हटने से भी यही होता, लेकिन इससे वे अंततः शिविर में वापस आ जाते, इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई में यह वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। जब वे आगे बढ़े तो कालपाइक दीवार से कुछ कदम पीछे रहा, जानवरों को पीछे धकेलता रहा ताकि वह मजबूत जानवरों के घने समूहों की ओर तीर चलाना जारी रख सके। हिल जायंट्स के विपरीत इनमें से अधिकांश जानवरों के पास कोई रक्षात्मक जादू नहीं था, इसलिए चल रहे हमले के मंत्र उनके लिए विनाशकारी थे, खासकर उनके क्रोधित और भूखे अवस्था में, जहां वे गिरे हुए लोगों के शवों पर दावत देने के लिए हमले के क्षेत्र के अंदर रुक रहे थे। लेकिन काल जानता था कि यह भाग्यशाली स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जादूगर क्षेत्र के मंत्रों को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मैना जला रहे थे, और एक बार जब वे थकने लगे तो चीजें बहुत अधिक कठिन हो जाती थीं। जब विच डॉक्टर को यह समझ में नहीं आया कि ताज़ा करने वाले मंत्र अपराध टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो रेमी ने मोर्गाना के साथ अपना स्थान छोड़ दिया। जादूगरों को यह समझने में देर नहीं लगी कि योद्धाओं को पादरी से सहनशक्ति मंत्रों के लिए प्राथमिकता मिल गई थी, क्योंकि अगर कोई थकावट के कारण लड़खड़ाता है तो वे तत्काल खतरे में थे। इसके कारण पूरी लाइन आगे बढ़ गई, अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि रेमी काल के साथ साथ सरकती रही और उसे थंडरस्टॉर्म सक्रिय रखने के अलावा कुछ नहीं किया। जब राक्षस घनत्व फिर से बढ़ने लगा, तभी उसने मोर्गाना के कर्मचारियों के ऊपर अपने टोटेम बनाना शुरू किया। अब उन्हें एक के बजाय दो लेमिया की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और फायरिंग की दर दोगुनी हो गई थी, जबकि टोटेम खुद अपने मूल 90 सेकंड की तुलना में 2 मिनट के करीब चल रहे थे। जहर धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन आग के गोले ने हर उस चीज़ पर तुरंत असर किया जिस पर वे गिरे, और लाइन का उनका किनारा मजबूत बना रहा, जबकि दूसरे सेना से सुदृढ़ीकरण बुला रहे थे। वे कुलीन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर्याप्त से ज्यादा पादरी थे जो उन्हें आशीर्वाद दे सकते थे और छात्रों को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें युद्ध में भेज सकते थे, जैसा कि वे किसी अन्य युद्ध के मैदान में करते। अकादमी इससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संख्या का शुद्ध भार लाइन के कुछ हिस्सों को नीचे खींच रहा था जिनके पास उतनी क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता नहीं थी। सबसे मजबूत राक्षस गिर रहे हैं। अग्रिम पंक्ति, स्थिति बनाए रखें और उन्हें हमारे पास आने दें। सेक्शन कमांडर ने आदेश दिया, जिससे छात्रों को लड़ाई के बीच में अपनी सांस लेने का थोड़ा मौका मिला। ऐसा नहीं है कि वे पूरी तरह से युद्ध से बाहर हो जाने वाले थे, क्योंकि जादूगरों के मन में कमी का मतलब था कि उन्हें अपने मंत्रों की शक्ति को उस मंच स्तर पर वापस लाना था जिसे वे लंबे समय तक बनाए रख सकते थे, और यह राक्षसों को युद्ध की शुरुआत की तुलना में कम नुकसान के साथ सामने ला रहा था। भाले लड़खड़ाने लगे थे और सामने के योद्धाओं को कम दूरी के हथियारों में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि दूसरे रैंक ने अपने भालों का इस्तेमाल राक्षसों में से सबसे बड़े को कुचलने से रोकने के लिए किया था। ये राय के लिए रणनीति बदलने का संकेत था। अब सबसे खतरनाक लक्ष्यों के पीछे स्पाइडर गोलेम को भेजने के बजाय, जबकि वह रेशम को उन लोगों को फंसाने के लिए थूकती थी जो अच्छे नाश्ते की तरह दिखते थे, उसने स्पाइडर गोलेम को बड़े पैमाने पर निकासी की रणनीति पर स्विच करने के लिए कहा जो उन्होंने हिल जायंट्स के साथ पिछली लड़ाई में इस्तेमाल किया था, बस जितना संभव हो उतने छोटे राक्षसों की हत्या कर दी। 356 ग्रेट गोल्डन लॉयंस। हर उस चीज को मार डालो जो हिलती है कि रणनीति स्पाइडर गोलेम के लिए अच्छी तरह से काम कर रही थी, और लाइन वास्तव में कुछ स्थानों पर राक्षसों को पीछे धकेलने में सक्षम थी, लेकिन इससे भी बदतर स्थिति आने वाली थी।
होशियार राक्षस उस जादू के कारण क्रोध से पूरी तरह से भस्म नहीं हुए थे जो हिल जायंट्स ने चारा का उपयोग करके क्षेत्र पर डाला था, और वे जब तक विरोध कर सकते थे तब तक क्षेत्र के हमले के मंत्रों के पीछे रहे थे। लेकिन अब वे आगे आ रहे थे, कमजोर जादूगर मंत्रों के माध्यम से हमला कर रहे थे, मनुष्यों को चीरने और उनके विचारों को खा रही जादुई भूख को शांत करने के इरादे से। उन्होंने जितना हो सका विरोध किया, लेकिन अब उनकी तर्कशक्ति पर काबू पा लिया गया था और वे दूसरों की तरह ही उत्पात मचा रहे थे। नए पढ़ने के अनुभव के लिए जाएं। वहां विशाल बिल्ली के समान शिकारियों का एक बड़ा समूह था और एक पल के लिए काल को अध्ययन पुस्तकों से उनके नाम याद करने में संघर्ष करना पड़ा। ग्रेट गोल्डन लॉयंस, वह प्रजाति का नाम था, उसे एहसास हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि समस्या कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब तक भीड़ में मौजूद दूसरे राक्षसों से अलग यह एक असली जादुई जानवर था और इसमें मजबूती और हाथापाई के हमलों से परे क्षमताएं थीं। ग्रेट गोल्डन लान आग उगल सकता था और अगर वह झुंड आगे की पंक्तियों में पहुंच जाता तो रक्षकों के लिए हालात क्रूर हो जाते। जादूगरों की बाधाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और पादरी योद्धाओं पर जो पवित्र प्रकाश आशीर्वाद डालते थे वह आग की सांस से ज्यादा वार नहीं झेल पाता। मॉर्गना, वे चीजें आग उगलती हैं। मुझे उन्हें लाइन से दूर रखने के लिए आगे बढ़ना होगा। काल ने विच डॉक्टर को वापस चिल्लाया। अगर तुम लाइन से आगे निकल सकते हो तो अपनी 10 लोगों की टीम ले लो। हम तुम्हारी पीठ की रक्षा के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, मॉर्गन ने जवाब दिया। कर्नल विल्क्स का समूह उस उत्तर से बहुत प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अतिरिक्त शरीर मदद करेंगे और जब थोर हमला करेगा तो राक्षस टकराने से बचने के लिए फैल जाएंगे। ये सहज था और उनके क्रोधित दिमाग युद्ध की रणनीति को नहीं समझते थे। बस शेरों का अनुसरण करें। जब लपटें उड़ने लगेंगी तो बाकी सब हमारी लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। लेकिन वे शेर आग उगलते हैं और वे उन योद्धाओं को चीर देंगे जिनके पास थोर का अवरोध नहीं है। काल ने समूह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हुए समझाया। सीमस अभी भी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन टेसा ने उसे थोर की पीठ पर खींच लिया और बार्ड ने एक छोटी सी पान बांसुरी निकाली जिसे वह एक हाथ से बजा सकता था जबकि दूसरे हाथ में ढाल था। freewebenwell.com। यह इस मोर्चे पर पहली लड़ाई के दौरान की तुलना में कहीं बेहतर था और काल उसकी बहादुरी से प्रभावित था। उस स्तर के डर का सामना करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी और न केवल लाइन से आगे जाना था बल्कि एक युद्ध पादरी के साथ एक शेरों पर ऐसा करना था। बेशक उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ होगा कि उसने किस लिए स्वेच्छा से काम किया है, इसलिए अगर वह बाद में घबरा गया तो इसे माफ किया जा सकता है, लेकिन काल को उसके बारे में अच्छी भावना थी। थॉर ने अपनी पूंछ से जमीन को कुचल दिया, एक भूकंप को राक्षसों में आगे भेजा, फिर उसके पीछे रेके गोलेम के साथ अपने किनारों की रक्षा करते हुए हमला किया। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना था, इतना दूर नहीं कि वह दस्ते के धीमी गति से चलने वाले सदस्यों को खो दे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेरों के दिमाग में एक लक्ष्य है तो राक्षस उनके चारों ओर से अलग हो गए। काल ने गठन के पीछे की ओर कदम बढ़ाया और थोर ने उनके सामने राक्षसों को अलग करते हुए उनके पीछे कुछ भी आने से रोक दिया। और राक्षसों ने उनके पीछे रैंक बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगाया, लेकिन ये कमजोर और अधिक अवसरवादी थे जो पहले आए। आप आगे बढ़ो, हम पीछे रहेंगे, कर्नल विल्क्स ने निर्देश दिया क्योंकि उन्होंने टीम के पीछे जिमी और अली का समर्थन करने के लिए अपने फायर एलिमेंटल्स को बुलाया। दाना और राय के गोलेम थोर के पक्षों के बीच विभाजित थे, इसलिए जब तक समूह करीब रहता उन्हें केवल वास्तविक योद्धाओं के साथ एक छोटे से क्षेत्र को कवर करना पड़ता, जिससे काल और थोर सामने के महान स्वर्ण शेरों से लड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते। पांचों जानवर एक साथ दहाड़ने लगे और समूह पर आग की लपटें उठने लगीं, जिससे सभी लोग नीले और सुनहरे रंग के अजीबोगरीब संयोजन में चमकने लगे, क्योंकि टेसा और थोर द्वारा बनाए गए अवरोधों ने मिलकर एलीट तक नुकसान को पहुंचने से रोकने का काम किया। मुझे एक बढ़ावा दो, बड़े दोस्त, काल ने निर्देश दिया क्योंकि वह अपने हाथ में मॉल लेकर थोर की पूंछ पर भागा। थोर ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया, जिससे काल, टेसा और सीमस के सिर के ऊपर से उड़ गया। चौंके हुए गोल्डन लॉयंस ने चौंक कर ऊपर देखा और काल के नीचे उतरते ही आग की लपटों की बौछार कर दी। आग की लपटें फ्लेम बॉडी पर फैल गईं, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। फिर मॉल ने एक शेर की खोपड़ी को कुचल दिया और समूह के बीच से चेन लाइटनिंग को बाहर भेज दिया। टेसा का भला काल के सिर के ऊपर से निकला, जिसने एक और गोल्डन लॉयन के गले को काट दिया, इससे पहले कि वह संभल पाता। घाव से गर्म सुनहरा खून बह रहा था, जिससे घास में आग लग गई, क्योंकि काल ने नजदीकी मुकाबले के लिए 2 हाथ वाले ब्लेड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। काल ने अपनी बढ़ी हुई गति का उपयोग करके हमले को समूह के बाकी सदस्यों से दूर खींचने के लिए साइड स्टेप किया, जिससे वह फिर से उसके लिए ज्वलंत सांस लेकर आया। इसने इसे थोर के दाहिने किनारे पर राक्षसों पर फैला दिया और जलते हुए फर की बदबू हवा में भर गई। गोल्डन लॉयंस को इसकी परवाह नहीं थी, अन्य राक्षस भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा के अलावा कुछ नहीं थे, और उन्होंने उन लोगों को खाने की कोशिश करने की हिम्मत की थी जिन्होंने शेरों का अपमान करके वापस लड़कर उनका अपमान किया था। पंजे ने काल की बाधा को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने अपने ब्लेड से एक और सेट को रोक दिया और थोर से एक और कदम दूर चला गया।
वह सही स्थिति थी, और जबकि काल अपनी बाधा को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा जला रहा था, अब उसके पास सबसे नज़दीकी गोल्डन लॉयंस था जो लाइटनिंग सेरों से दूर था। दो विशाल सींगों ने जानवर को हवा में उछाल दिया, जहां वह कई मैजिक मिसाइलों और फायर बोल्ट द्वारा फाड़े जाने से पहले टेसा के भाले से असहाय रूप से घायल हो गया। 357 फिर से संगठित होना। इससे केवल दो और स्वर्ण सिंह और राक्षसों की एक भयभीत भीड़ बची, जो अब उन्हें यथासंभव स्थान दे रहे थे, क्योंकि काल थोर के बाएं किनारे पर लुढ़क गया और आग की एक और सांस से बच गया, जिसने दुर्भाग्यपूर्ण भीड़ को और भी अधिक जला दिया। freeweb8oval.com। वे शरीर के दबाव से युद्ध के बहुत करीब आ गए थे, और वे मनुष्यों की तरह ही शेरों से भी बुरी तरह पीड़ित थे। ओफेलिया ने काल के साथ मिलकर एक भयंकर दहाड़ लगाई, जिससे महान स्वर्ण सिंह अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। वे अभी भी उग्र वेबियर से बड़े थे, लेकिन इतने नहीं कि वे उसकी कच्ची ताकत को कम आंक सकें। दुर्भाग्य से, जब वे बरसिकर की कुल्हाड़ियों को दूर भगा रहे थे, तो उनके कमजोर पेट खुल गए, और एक और गिर गया, टेसा के भाले से घायल हो गया। इससे केवल एक ही बचा, जो काल और ओफेलिया से घिरा हुआ था, अपने जीवन के लिए बेताब होकर लड़ रहा था। शेर के मुरझाने से काल के एक कंधे पर जोरदार चोट लगी और कुल्हाड़ी से उसके पैर में गंभीर घाव हो गया, लेकिन फिर वह भाग गया, 3 पैरों पर राक्षसों की भीड़ में कूद गया और पीछे हटते समय उसके और मनुष्यों के बीच आधा दर्जन शव आ गए। राक्षस उसे भागने दे रहे थे, लेकिन अब जब आग की लपटों का खतरा टल गया था, तो वे काल और अन्य लोगों के करीब आ रहे थे। वापस लाइन में आओ, लड़ाई करते हुए पीछे हटो। काल ने युद्ध के शोरगुल के बीच अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अपना काम कर दिया था और आग की लपटों से भरे कमांडर काम से बाहर हो गए थे, जिससे केवल वे लक्ष्य ही बचे थे जिनसे लाइन को निपटने की उम्मीद थी। थोर और काल दोनों को आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने रिफ्रेशिंग लाइटनिंग को सक्रिय रखने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन गोलेम और फायर एलिमेंटल उनके पीछे हटने पर उन्हें कवर करने में खुश थे। काल ने रैंड के साथ आसपास के क्षेत्र को साफ किया, जिससे उनके पीछे हटने के लिए एक चौड़ा रास्ता बन गया। इससे वे 10 सेकंड से भी कम समय में लाइन में वापस आ गए, और लाइन को उनके गुजरने के बाद फिर से इकट्ठा होने का एक पल मिला। अच्छा काम, मोर्गाना ने उन्हें बधाई दी, क्योंकि वे योद्धाओं और जादूगरों के बीच रुके थे। काल ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि वह ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और रेमी मोर्गाना के कर्मचारियों पर अपने पसंदीदा दृष्टिकोण तक पहुंचने और नई टोटेम स्थापित करने के लिए चुड़ैल डॉक्टर के पास रेंगती हुई गई। क्या दूसरा शेर वापस आएगा? मोर्गाना ने अपने हाथ में रेडियो माइक्रोफोन पकड़े हुए परिणाम के बारे में युद्ध क्षेत्र कमांड को सूचित करने के लिए तैयार होकर पूछा। जल्द ही नहीं, इसका एक पैर टूटा हुआ है और कंधा घायल है। मुझे नहीं पता कि वे कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आज तो यह वापस नहीं आना चाहिए, काल ने जवाब दिया। मोर्गाना ने अपनी रिपोर्ट भेजी, और समूह राक्षसों की तेजी से घटती लहर के खिलाफ अपने कर्तव्यों पर वापस लौटते हुए अपनी स्थिति में वापस आ गया। जो कुछ बचा था वह सबसे बुरा था, उड़ते हुए राक्षसों की लहर जो दूसरों के साथ युद्ध में चली गई थी। सौभाग्य से उनके पास एक योजना थी। सबसे पहले आने वाले पक्षियों को भिगोने और बिजली से मारने के लिए थंडरस्टॉर्म, फिर पानी को जमाने के लिए ब्लिज़र्ड, और अंत में वे थोर को अपनी पूंछ से मिक के छोटे सैंड गोलेम को उन पर फेंकने के लिए कहेंगे। वह आखिरी हिस्सा थोर द्वारा खुद ही अचानक जोड़ा गया था। लाइन के अन्य हिस्सों को खुद की रक्षा करनी होगी, लेकिन जब तक रिफ्रेशिंग लाइटनिंग सक्रिय थी, रेमी को यकीन था कि वह क्षेत्र के मंत्रों को लंबे समय तक सक्रिय रख सकती है ताकि फर्क पड़ सके। थंडरस्टॉर्म को सबसे बड़े संभावित क्षेत्र में फैलाया जाएगा, क्योंकि इसे पहुंचने के लिए समय चाहिए अधिकतम प्रभाव, और फिर बर्फीला तूफान एक संकीर्ण अंतिम रेखा होगी। उनके अनुभाग में कुछ अन्य क्षेत्र मंत्र थे, जिनमें कर्नल विल्क्स का फ्लेमस्टॉर्म मंत्र भी शामिल था, लेकिन इसकी कास्टिंग रेंज रैमी की तरह लगभग नहीं थी। वह इसे इतनी दूर क्यों नहीं डाल सकता था जितना वह अपने क्षेत्र मंत्रों का उपयोग कर सकती थी? यह एक रहस्य था, लेकिन फ्लेमस्टॉर्म मंत्र स्वाभाविक रूप से धलाईकार पर केंद्रित होना चाहता था, और इसे राक्षसों में ले जाना ही एक प्रयास था, जबकि रेमी को केवल अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने और कल्पना करने में सक्षम होना था। ये कई जादूगरों के क्षेत्र मंत्रों के लिए सच था। वे मुख्य रूप से रक्षात्मक थे, और जबकि वे अपनी इकाई के लिए पर्याप्त बड़ा अंतर बना सकते थे, क्षेत्र मंत्र आमतौर पर उन पर केंद्रित होते थे, सैकड़ों मीटर दूर नहीं फेंके जाते थे। विस्फोटों के स्पष्ट अपवाद के साथ, जो दिन की लड़ाई का निरंतर प्रतिरूप था। झुंड जानवरों के आखिरी हिस्से का पीछा कर रहा था, उन्हें अकादमी की पंक्तियों में ले जा रहा था, जब तक कि वे बारिश में नहीं फंस गए, और पाया कि बारिश उनकी त्वचा में घुस रही थी और उनके पंख फाड़ रही थी। यह उनमें से अधिकांश को वापस लौटने और लड़ाई छोड़ने के लिए पर्याप्त था, दर्द से अभिभूत और क्रोध के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। लेकिन जमीन पर मौजूद जानवर चारा पैक के करीब थे, और प्रभाव बहुत मजबूत था। वे पीछे नहीं मुड़ रहे थे, वे मनुष्यों को खत्म करने पर आमादा थे, और अब और भी अधिक, क्योंकि वे घायल हो गए थे। ये जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर काम करता है। नुकसान ठीक है, लेकिन निवारक प्रभाव पूरी तरह से इसके लायक है।
रैमी ने देखा कि बारिश में भीगे हुए राक्षसों में से पहला बर्फीला तूफान तक पहुंच गया और फ्लैश फ्रोजन हो गया। वे राक्षस थे और वे जादुई बर्फ को आसानी से तोड़ सकते थे, लेकिन ये तेज था और यह उनके मांस को काटता था, जिससे उनका खून बहता था और उनकी गति धीमी हो जाती थी। फिर वे दूसरे जादूगरों के जादू में डूब गए और इतनी तेजी से कट रहे थे कि योद्धा रेखाएं केवल उन अंतिम कुछ लोगों पर सफाई कर रही थीं जो किसी तरह का बदला लेने के लिए बेताब थे। लेकिन उनकी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रक्षा केवल इतनी दूर तक ही फैली हुई थी और तोपखाने की ओर आगे की रेखा के खंडों में अभी भी समस्याएं थीं और नियमित सेना से सुदृढ़ीकरण के साथ भी उन्हें कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा। समस्या ये थी कि अगर उन्होंने यहाँ कुछ भी बदला तो वे समस्या को केवल अपनी दिशा में वापस ले जाएंगे। अध्याय 358 मीट आइल स्टॉक्ड। पहला समूह, जो हमले शुरू होने पर अपनी पारी समाप्त कर रहे थे, उन्हें कुछ नींद लेने के लिए लाइन से हटा दिया गया, क्योंकि लड़ाई अगले कुछ घंटों में समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। लेकिन काल की रेखा उस बिंदु पर थी जहां आप इसे नियंत्रण में कह सकते थे। इससे उन्हें थोड़ा आराम मिला, क्योंकि वे ज्यादातर अपने पक्ष पर राक्षस हमले के आवारा लोगों से निपटने के लिए बहुत कम शक्ति पर सबसे बड़े पैमाने पर हमलों का उपयोग कर रहे थे। रैमी ने अपने मंत्रों की शक्ति को इस हद तक कम कर दिया था कि राक्षस वास्तव में इसे पार कर रहे थे, लेकिन केवल आरोही रैंक वाले। यह इतना कम था कि वह झपकी लेने से पहले खुद को जला नहीं पाती, जब तक कि उसके पास अभी भी थोर और लोड्स की मदद उनके ताज़ा कौशल के साथ थी। इतने बड़े क्षेत्र का मंत्र होना युद्ध में एक आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि थंडरस्टॉर्म उस ब्लिज़ार्ड से भी बड़ा है जिसका वह पहले इस्तेमाल कर रही थी। योद्धाओं में से एक ने देखा कि वह लाइन से पीछे हट गया, जिससे दूसरी रैंक आगे बढ़ गई। वह अब आरोही के बजाय एक कमांडर है, इसलिए ब्लिज़ार्ड का भी विस्तार हुआ होगा, लेकिन उसकी क्षमताएं निश्चित रूप से असाधारण रूप से बड़े क्षेत्रों में फैले हुए नुकसान के प्रभावों की ओर झुकी हुई हैं। मैं देखता हूं कि लाइन के नीचे एक जादूगर है जो लगभग उसी मंत्र का उपयोग कर रहा है, लेकिन हम उनमें से कई और का उपयोग कर सकते थे। काल ने उत्तर दिया। क्या इतने कम जादूगर हैं? काल के पीछे खड़े जादूगरों में से एक ने पूछा। मोर्गाना ने सिर हिलाया और छात्र की ओर मुड़ी। अभी हैं, अकादमी में प्रशिक्षक सहित केवल 5 हैं। पिछले वर्षों से कई और हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कई शमन नहीं थे। जादूगरों में से एक ने ठहाका लगाया। छात्रों का 80% हिस्सा या तो क्लीव बेस योद्धा है या छड़ी से चिन्हित जादूगर। ऐसा लगता है कि हमें पिछले कुछ वर्षों में सभी बार ड्रॉ मिले हैं। मिक, गंजा गोलेम जादूगर हंसा। ये जुआ खेलने जैसा है। आपको कुछ नहीं मिलता और फिर कुछ बड़ा मिलता है। हमारा साल काल और डाना के साथ जल गया। ज्यादातर काल के साथ। डाना को कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने असाधारण प्रतिभा के साथ एक बुनियादी जादूगर के रूप में शुरुआत की थी। उसे टूटा हुआ ओवरपावर्ड सुपर मार्क मिला। काल ने हंसते हुए घायल राक्षसों के बीच से ग्रैंड की एक लहर भेजी। ऐसा नहीं है कि निशान बहुत शक्तिशाली है, ये जानवरों की वजह से है। अगर मेरे पास टीम के साथियों का इतना अच्छा समूह नहीं होता तो निशान लगभग बेकार हो जाता। काल ने उसे सूचित किया, जिससे थोर खुशी से झूम उठा। रैमी ने अपना सिर बार बर्फानी तूफान की ओर हिलाया, जब तक कि एक जादूगर ने उसके तराजू को सहलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो, रैमी। थोर की ढाल, हॉक की टोही और राय के गोलेम की तरह ही प्रभावशाली, जहां भी वे गए। काल ने हंसते हुए अपने अगले ग्रैंड हमले के साथ दूरी में इशारा किया। वे उस तरफ हैं, ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं जो घायल आरोही रैंक के सुअर से ज़्यादा शक्तिशाली हों। इस लड़ाई के बाद शिविर में कुछ समय तक अच्छा खाना मिलेगा और मैं अपने भंडारण स्थान में कुछ अतिरिक्त जानवरों को खींचना सुनिश्चित करूंगा ताकि हम अगले आयोजन से पहले ताज़ी अच्छाई खत्म होने की स्थिति में एक और रोस्ट बना सकें। उन्होंने आगे कहा। अगला कार्यक्रम क्या है? जादूगर ने रैमी से पूछा। डाना और लोट्स दोनों का जन्मदिन अगले कुछ हफ्तों में आने वाला है, बस कुछ ही दिनों के अंतर पर, इसलिए हम उन्हें एक और बारबेक्यू के साथ मनाने जा रहे थे। ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हालांकि वहाँ सैकड़ों मरे हुए सुअर हैं। काल ने नोट किया। क्या वे खाने के लिए सुरक्षित हैं? जिमी ने पूछा, जब वह अपने हाथों में एक पाइक लेकर आगे की पंक्ति में खड़ा था। तूफान में जो हैं, वे सुरक्षित हैं। ये सिर्फ बिजली और पानी का जादू है। जब हम उन्हें काटने जाएंगे तो वे ताज़े और साफ होंगे, भले ही वे थोड़े जले हुए हों। मुझे यकीन है कि हम लड़ाई के अपने हिस्से से कम एक ट्रक मांस बचा सकते हैं। मोर्गाना ने काल के शब्दों पर विचार किया। आपकी बात सही है। मैं देखूंगी कि उनके पास में कोई इंसुलेटेड ट्रेल है या नहीं। अगर हम उन्हें काटकर बर्फ पर रख सकते हैं, शायद बर्फ के जादू से जमा सकते हैं, तो हम महीनों तक डिब्बाबंद मांस के बजाय ताज़ा मांस पा सकते हैं। भोजन के राशन में डिब्बाबंद सुअर का मांस शामिल था, या जैसा कि अभिजात वर्ग ने इसे कहा, मांस के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला सामान, लेकिन ये सबसे अच्छा था। तला हुआ और सरसों के साथ लिपटा हुआ ये बहुत बुरा नहीं था, और कई छात्रों को इसे अंडे के साथ खाना पसंद था या क्रीम ग्रेवी में डूबा हुआ। लेकिन मोर्गाना प्रशंसक नहीं थी।
एक के बाद एक जादूगरों ने बारी बारी से रैमी को दुलारा और प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह उसके व्यापक क्षेत्र के मंत्र थे जो इस खंड के साथ जीवन को इतना आसान बना रहे थे। उसके जादू की सीमा अधिकांश छात्रों की तुलना में हास्यास्पद थी और परिणामस्वरूप वे ज्यादातर बस खड़े थे, बर्फानी तूफान से गुजरने के लिए कुछ का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इसे खत्म कर सकें। लेकिन ये तेजी से दुर्लभ होता जा रहा था और उड़ने वाले जानवर कभी भी लाइन के अपने हिस्से के पास नहीं आए थे, हालांकि वे निश्चित रूप से मंत्र प्रभावों पर उड़ सकते थे। गरज के बादल हवा में केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे और हॉक लगातार उनके ऊपर उड़ रहा था, ऐसे लक्ष्यों की तलाश कर रहा था जो उसकी हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मूर्ख या बहादुर हों। तूफान के शुरू होते ही पक्षी ज्यादातर भाग गए थे और केवल शक्तिशाली उड़ने वाली चीजें उनके स्थान से 10 किलोमीटर दूर एंटी एयरक्राफ्ट गन के पास थीं। लेकिन उनमें कुछ ग्रिफॉन भी थे और हॉक ने सोचा कि वे एक अच्छे साथी हो सकते हैं, क्योंकि वे उड़ सकते थे, हवा के जादू का इस्तेमाल कर सकते थे और 4 पैरों पर चल सकते थे। यह एक बहुमुखी राक्षस था और यह पानी के जादू का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए हॉक अभी बड़े हो चुके चूहों पर गोता नहीं लगा रहा था। पानी का जादू उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वह हर बार भीग जाएगा और यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। अध्याय 359 पंक्तियों को घुमाएं। वे एक दूसरे समूह को पंक्ति से हटाने ही वाले थे कि तभी संकेत दिया गया कि राक्षसों को पराजित कर दिया गया है और एक अस्थायी स्टैंड डाउन आदेश दिया गया है। इसका मतलब था कि जब वे आधिकारिक रूप से लड़ने की जरूरत से मुक्त हो गए थे, तो सभी को पास में रहना चाहिए और लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वे शिफ्ट पर न हों। freewebnovel.com। इसलिए काल ने अपने समूह को पीछे कर दिया, क्योंकि वे तीसरे समूह में थे जो आधे घंटे में शिफ्ट पर जाने वाला था, और थोर के सामने एक छोटी सी झपकी के लिए लेट गया। अभी भी कुछ राक्षस उनकी ओर आ रहे थे और रैमी ने अभी भी अपनी थंडरस्टॉर्म को और कम क्षमता पर रखा था, लेकिन जो चीज़ तूफान से बच गई वह कुछ भी नहीं थी जिसे योद्धाओं और जादूगरों का एक छोटा समूह संभाल नहीं सकता था। बाकी पंक्ति धीरे धीरे उड़ने वाले जीवों को भगाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन काल को उनकी दिशा में ईर्ष्यालु आंखें महसूस हो रही थीं। तूफान और हॉक लाइन के अंत में सभी उड़ते राक्षसों को भगाने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए दाहिना किनारा बस आराम कर रहा था जबकि बाकी सभी ने लड़ाई खत्म कर दी। काल की टीम ने तय समय पर अपनी पारी संभाली, लेकिन हॉक द्वारा तूफान से बाहर निकलने के बाद ऊपर से राक्षसों को हटाने से कोई लेना देना नहीं था। होशियार लोग पहले ही मर चुके थे या भाग गए थे, इसलिए अब ये ज्यादातर धीमी गति से चलने वाले कृंतक और मैला ढोने वाले थे, जिनके पास ये समझने की दिमागी शक्ति नहीं थी कि यह पानी था जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। बहुत सारे बेवकूफ चूहे, वे बस बारिश में वापस भागते रहते हैं। हॉक ने शिकायत की, उन्हें तूफान में खदेड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपके पास एक अग्नि अवरोध है, आप वास्तव में भीगेंगे नहीं, थोर ने उसे याद दिलाया। मुद्दा नहीं है। अपनी शिकायतों के बावजूद काल बता सकता था कि हॉक वास्तव में मजा कर रहा था, तूफान के किनारे पर चक्कर लगा रहा था और कृंतकों को उनकी मौत की ओर वापस खदेड़ रहा था। तूफान के खत्म होने के बाद वे सभी ताज़े ताज़े नहाए हुए होंगे और उसके लिए इकट्ठा करने के लिए तैयार होंगे, इसलिए कीचड़ में भागने के बजाय बारिश में रुकना बेहतर था। एक और घंटे के बाद वह भी बंद हो गया था। तूफान से अब कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था और केवल कुछ ही स्ट्रगल अभी भी बाकी रक्षात्मक रेखा द्वारा पाए जा रहे थे। ये तब था जब काल को पूरी तरह से उम्मीद थी कि हिल जायंट्स हमला करेंगे और अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि वह इसके लिए शिफ्ट पर था। रैमी ने तूफान को गिरा दिया ताकि हॉक उन जानवरों को साफ कर सके जो वह चाहता था, और अकादमी ने रसोई के लिए वध किए जाने वाले जानवरों को इकट्ठा करने के लिए टीमों को आगे भेजना शुरू कर दिया। क्या उनके पास मांस के लिए एक ट्रेलर है? काल ने मॉर्गन से पूछा, क्योंकि वह रिकवरी टीमों को काम करते हुए देख रहा था। वे 1 घंटे में आ जाएंगे, यह अब यहाँ आने वाला है। खैर, 1 से अधिक। वे हर जगह टीमों को नियुक्त कर रहे हैं जहां आज जानवरों ने हमला किया है, ताकि आपूर्ति काफिले पर भार कम करने में मदद करने के लिए मांस इकट्ठा किया जा सके। जितना कम उन्हें हमारे पास भेजना होगा उतना ही बेहतर होगा। हमने हाल ही में कम हताहतों का सामना किया है, इसलिए पादरी चावल और बीन्स के साथ पूरी तरह से जा रहे हैं, जिससे शेल्फ स्थिर राशन की आवश्यकता और भी कम हो जाती है। मुझे पता है कि यह अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए थोड़ा नीरस है, लेकिन यह मुफ्त और भरपूर है, इसलिए आपूर्ति कर्मचारी इसे पसंद करते हैं। काल ने मोर्गाना के विवरण पर ठहाका लगाया। ये वास्तव में कैफेटेरिया में परोसी जाने वाली बहुत सी चीज़ों से बेहतर है। मुझे प्रकृति पुजारी द्वारा उगाए गए फलों और सब्जियों और राक्षस मांस के साथ रात के खाने के लिए चावल और बीन्स का बेस काफ़ी पसंद आया है। हम शिविर की तुलना में मैदान में बेहतर खाते हैं। मोर्गना ने आह भरी। ठीक है, उम्मीद है कि यह संघर्ष अपेक्षा से जल्दी सुलझ जाएगा। फ्रॉस्ट जायंट्स पहले से ही खराब स्थिति में हैं और एक सीमा पर केवल न्यूनतम बलों की आवश्यकता होने के कारण सेना अन्य लाइनों पर अधिक स्थानांतरित करने में कामयाब रही है। काल ने कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं लगता कि हिल जायंट्स इतनी जल्दी हार मानने वाले हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं।
ये सब कल खत्म हो सकता है, लेकिन ये तब तक चल सकता है जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह से ध्वस्त न हो जाए। मैं ये समझने का नाटक नहीं करता कि जायंट्स इस आक्रमण के बारे में क्या सोच रहे थे। विच डॉक्टर ने सिर हिलाया। जायंट्स के साथ मिलकर काम करना शुरू करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन वे सभी हमारे खिलाफ एक समन्वित आक्रमण कर रहे हैं, जबकि वे क्षेत्र भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ये किसी और चीज़ के बारे में होना चाहिए, और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि क्या है। लेकिन क्या हमें अभी वास्तव में इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ है। जब तक वे मुझे लाइनों के पीछे स्काउट करने के लिए एक टीम के साथ जाने की अनुमति नहीं देंगे, हम यहाँ बैठकर केवल गपशप और अटकलें ही कर सकते हैं। काल ने उसे याद दिलाया। दाना ने हंसते हुए उसे बगल में धकेला। तुम एक बूढ़ी औरत की तरह बुरे हो, गपशप की तलाश में। जांच करने वाले दिमागों को पता होना चाहिए। टेसा ने थोर के सिर के ऊपर से उनकी तरफ देखा। हाँ, अगर हमें मज़ेदार चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता, तो कम से कम हमें सोचने के लिए कुछ तो दो। जैसे, क्या तुम्हें लगता है कि हिल जायंट्स की अनोखी खुशबू प्राकृतिक है, या ये किसी तरह का साबुन है? वे मिट्टी और पौधों की तरह महकते हैं, ओब्रेस या गॉब्लिन की तरह पसीने की तरह नहीं। इसलिए मैं सोच रहा था। यह एक बेहतरीन सवाल था। सभी ने चुपचाप कुछ देर तक इस पर विचार किया, और हॉक को भी आश्चर्य होने लगा। उनमें से किसी ने भी अपने सामान में साबुन के निशान नहीं पाए थे, लेकिन वे सभी एक जैसी गंध महसूस कर रहे थे, इसलिए यह संभव था कि यह किसी भी तरह से हो सकता था। हॉक के पास अब लाशों का एक छोटा सा पहाड़ था, और फिर एक तरफ एक बड़ा पहाड़ बना हुआ था। अलग अलग ढेरों में क्या है? काल ने तेजी से भरती जगह का निरीक्षण करते हुए पूछा। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जिसे मैं रखना चाहता हूँ, और यह खाने लायक चीज़ है जिसे मैं छोड़ने को तैयार हूँ। हम इसे मॉर्गन के ट्रेलर में रख सकते हैं जब यह आ जाएगी। काल इस बात पर हंसा कि हॉक को अभी भी नामों की अवधारणा समझ में नहीं आई। उसने सभी को एक अलग प्रजाति के रूप में माना, इसलिए ये द डाना मैज, द मॉर्गन वगैरह था। राय ने नाम थोड़े बेहतर तरीके से रखे, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि वह किसको नाम देने के योग्य समझती है। अच्छा शब्द क्या है? काल ने फिर से अपने आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान देने के बाद पूछा। हॉक ने ढेरों को उन चीज़ों में अलग कर दिया है जिन्हें वह खाना पसंद करता है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें वह सोचता है कि मनुष्य खाना पसंद करेंगे। इसलिए उसके पास जानवरों का एक बहुत बड़ा ढेर है जो स्थिर अवस्था में है और ट्रेलर आने के बाद उन्हें काटने के लिए कर्मियों के उपलब्ध होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसे देखते हुए हमें और ट्रेलरों की ज़रूरत हो सकती है। वहाँ जानवरों का एक पहाड़ है, और वे सिर्फ अच्छे स्वाद वाले हैं। काल ने समझाया। दाना हंसी। ये हॉक की तरह लगता है। मुझे लगता है मनुष्यों के लिए ढेर में कोई स्व नहीं है। सबसे अद्यतित उपन्यास FEVBinovel.com पर प्रकाशित होते हैं। काल ने ढेर को देखा और पाया कि उनमें से कुछ दान के पहाड़ में झुलस गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। मैं यह नहीं कहूँगा कि कोई नहीं है, लेकिन जो साफ सुथरे मरे हैं उनमें से कोई भी उस ढेर में नहीं है। हालांकि उसके पास दूसरे ढेर में सालों का खाना है, इसलिए जब हमारे पास कम होने लगेगा तो मैं उसे छांटना शुरू कर दूंगा। रॉयल रैंक पर पहुंचने के बाद उसे इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वह ज़्यादातर हिस्सा छोड़ सकेगा। काल ने समझाया। मोर्गाना ने काल को उत्सुकता से देखा। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि आपने उन जगहों में क्या क्या छिपा रखा है। आपने अब तक सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन निकाले हैं, और कुछ वाकई दुर्लभ भी। तो उन जगहों में क्या क्या रखा जा सकता है? काल ने कंधे उचका दिए। कोई भी चीज़ जिसे जानवर संसाधन के तौर पर देखते हैं। तो खाना, चमकदार चीज़ें, टूटे हुए जादुई हथियार लेकिन बरकरार नहीं। हालांकि वे रत्न, पौधे और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो आपके किले में मौजूद पत्थर और पंख सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा होगा कि वे उपयोगी होंगी? मोर्गाना ने पूछा। वे उन शवों पर थे जिन्हें राय ने इकट्ठा किया था। वह उन्हें सजावट के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करती है, लेकिन जब हम जाएंगे तो वह उन्हें अपने साथ ले जाएगी। रेशम मुफ्त है, उसके खजाने नहीं हैं। काल ने समझाया। मोर्गाना ने सिर हिलाया। और उनमें से कुछ पत्थर वास्तव में मूल्यवान जादुई संसाधन हैं। वे आपके किसी भी जानवर के लिए उपयोगी नहीं हैं। अगर हम उसे उनमें से कुछ के साथ भाग लेने के लिए मना सकें, तो हम वास्तव में विशिष्ट योद्धाओं के लिए कुछ नए संसाधन बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 360 राय के खजाने। राय ने मोर्गाना को एक जिज्ञासु नज़र से देखा, जिससे अधिकांश लोग डर कर पीछे हट जाते, लेकिन मोर्गाना सिर्फ मुस्कुराए। यदि आपके पास पीले रंग की धारियों वाले चमकते नारंगी पत्थरों में से कुछ और हैं, और हमेशा ठंडी हड्डियां जो विशालकाय हड्डियां नहीं हैं, तो हम उन दोनों का उपयोग चर्च के गार्ड और नियमित सैनिकों के लिए आग और बर्फ के पोषण बनाने के लिए कर सकते हैं। यह उन्हें पवित्र जादू के प्रति अधिक अभ्यस्त बनाता है, लेकिन किसी कारण से यह उन मौलवियों पर काम नहीं करता है जो वास्तव में पवित्र जादू का उपयोग कर सकते हैं। चुड़ैल डॉक्टर ने समझाया। उससे पूछें कि उसे कितने की आवश्यकता है।
वे थोड़े चमकीले हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक गड्ढे में दबा दिया। राय ने उत्तर दिया। वह सोच रही है कि आपको कितने की आवश्यकता है। उसके पास कुछ छिपाकर रखे हुए हैं। मोर्गाना ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए उसने पैदल सेना इकाइयों को जहां तक नजर जा सकती थी देखा। अगले 3 महीनों तक यहाँ सभी सैनिकों को कवर करने के लिए औषधि के खत्म होने से पहले हमें कम से कम 20 पत्थरों और 1 किलो आइस एलिमेंट मॉन्स्टर हड्डियों की आवश्यकता होगी जो फ्रॉस्ट जायंट्स नहीं हैं। उसने फैसला किया। राय ने चमकती हुई चट्टानों से भरे अपने गड्ढे से कवर हटाया और मोर्गाना को जो चाहिए था उसे छांटना शुरू कर दिया। वे फ्रॉस्ट जायंट आभूषणों में अविश्वसनीय रूप से आम थे और प्रत्येक कमांडर रैंक योद्धा के पास आमतौर पर कम से कम 10 उनमें से उनके सामान में बुने होते थे। इसलिए उसके पास उनसे भरा गड्ढा था, लेकिन उसने हड्डियों का वजन करने से पहले सावधानी से उनमें से 20 की गिनती की। काल को यकीन नहीं था कि वजन का उसका अनुमान कितना सटीक था, लेकिन जब वह तैयार हो गई तो वह थोर के पास आराम करने के लिए अपने स्थान से पीछे हट गई और काल को लूट को सौंपने के लिए छोड़ दिया। ये काम कर जाना चाहिए। ये वही है जो राय ने आपके लिए पाया है, काल ने समझाया। उसने फिर से गड्ढे के ऊपर एक बड़ी लकड़ी की ढाल रख दी थी और उसे ऐसे पत्थरों से ढक दिया था जो चमकते नहीं थे, ताकि चमक उसके स्थान के माहौल को खराब न करे, जो लगभग अंधेरा था, जिसमें कुछ चमकते नीले पत्थर आसमान में सितारों की नकल करने के लिए ऊंचे लटके हुए थे। मॉर्गना ने काल से सामग्री का बड़ा ढेर एक अतिरिक्त बैग में लिया और खुशी से राय के पैर पर थपथपाया। केवल किनारे को छूने के लिए सावधान रही और अपनी उंगलियों को तेज किनारों पर जोखिम में नहीं डाला। धन्यवाद राय, पर्याप्त औषधि बनाने में मुझे पूरी रात लग जाएगी, लेकिन पूरी सेना को इससे लाभ होगा। राय को बस इतना ही धन्यवाद चाहिए था। किसी को उसकी चमकदार लूट की जरूरत थी और इसका मतलब था कि वे सभी उसके एहसानमंद थे। चुड़ैल डॉक्टर लाइन से भाग गई और उसकी जगह भरने के लिए एक और शिक्षक को भेज दिया, जिससे नया आया स्टाफ सदस्य पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वहाँ एक शौचालय है, वह कहाँ जा रही है? उसने काल के समूह के बगल में मोगन की जगह लेते हुए पूछा। हमने उसे सेना के लिए पवित्र जादू की औषधि बनाने के लिए कुछ लूट दी है। ये 90 दिनों तक चलनी चाहिए, इसलिए वह इसे बनाने और वितरित करने की जल्दी में है, काल ने समझाया। क्या तुमने नारंगी सनस्टोन पा लिए हैं? ये बहुत अच्छी खबर है। अगर वह उन औषधियों को बना सकती है तो मैं खुशी से अतिरिक्त शिफ्ट लूंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो औषधि बनाना जानता है। वे एक बहुत ही अस्पष्ट नुस्खा हैं और सामग्री केवल फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र से आती है। आह, तुम सभी वहां तैनात थे, है न? उसे एहसास हुआ। काल ने सिर हिलाया। वे 4 नहीं, लेकिन इस टीम में हम में से अन्य 6 लोग थे। शिक्षक ने अपनी सूची से एक भाला निकाला और कुंद सिरे को मिट्टी में घोंप दिया ताकि वह उस पर झुक सके। ठीक है, छात्रों के साथ लाइन पर अनुभवी लोगों को रखने के हमेशा फायदे होते हैं। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश अभी भी छात्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद से अनुभव में अंतर बहुत स्पष्ट है। अगर मुझे कहना होता तो छात्रों को ज़्यादा भेजना वास्तव में उनके विकास के लिए बेहतर होता। यहाँ आने के बाद से सभी ने जो लाभ प्राप्त किए हैं वे अविश्वसनीय हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रैंक में एक और कमांडर भी आने वाला है, संभवतः 2। वह दाना और ओफेलिया को देख रहा था, जो उसकी नज़र से थोड़ी घबराई हुई थीं। कमांडर रैंक के लिए स्थिति का अंतर बहुत बड़ा होगा, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वे अभी वहाँ हैं। वे काल की शक्ति के करीब नहीं थे, या शायद रैमी को छोड़कर उसके किसी भी जानवर के करीब भी नहीं थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी वास्तव में इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि रैमी पहले ही कमांडर बन चुकी थी और वे अभी भी अधिकतम शक्ति में कम से कम उसके बराबर थे। अधिकांश मुद्दा बस इतना था कि थोर और रे कमांडर रैंक के जानवर के अर्थ की धारणा को बदल रहे थे। थोर का रिफ्रेशिंग लाइटनिंग इतना बहुमुखी कौशल था कि इससे वह वास्तविकता से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था, और रे के पास रॉयल रैंक के गोलेम थे जो जिस चीज़ को छूते थे उसे नष्ट कर देते थे। वे आ रहे हैं। हॉक ने आधे घंटे तक धैर्यपूर्वक कुछ होने का इंतजार करने के बाद काल को सूचित किया। हमारे पास आने वाले हैं। हॉक हवा में है, टोल ले रहा है। उसका कहना है कि और भी खतरे आ रहे हैं। मैं 1 सेकंड में और जानकारी प्राप्त करूंगा, काल ने बताया। लगभग 5 बड़ी टीमें हमारी ओर आ रही हैं, फिर बाकी सभी के लिए भी लगभग यही स्थिति है। शायद 100 बड़ी टीमें, हॉक ने अनुमान लगाया। एक बड़ी टीम 10 थी, इसलिए उनके लिए लगभग 1000 हिल जायंट्स आ रहे थे। हॉक का कहना है कि हमारे सेक्शन में 100 आ रहे हैं और कुल मिलाकर लगभग 1000 हैं जिन्हें वह देख सकता है, काल ने बताया। शिक्षक ने अपना रेडियो पकड़ा और संदेश अन्य इकाइयों को दिया, जिन्होंने तुरंत हमला अलार्म नहीं बजाया क्योंकि वे पहले से ही स्टैंड बाय पर थे। लेकिन तोपखाने ने 1 मिनट बाद ही शुरू कर दिया, जब उन्हें जायंट्स की स्थिति के बारे में सकारात्मक पुष्टि मिली। ये सभी को ये बताने के लिए पर्याप्त था कि उनका दिन समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन काल अपने विश्राम स्थल से नहीं उठे, न ही दाना, जो उनके बगल में झुकी हुई थी, अपने मन को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हुए सोने से बचने की कोशिश कर रही थी।
हिल जायंट्स 10 किलोमीटर से अधिक दूर होने के बावजूद पहले से ही हमला कर रहे थे। उन्हें मानव रेखाओं तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन हमले का अलार्म अभी भी उनके नजर आने का इंतजार कर रहा था ताकि छात्रों को स्थिति में आने से पहले थोड़ा और आराम मिल सके। जब जायंट्स नज़र में आ गए और सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए, तभी सैनिकों को वापस लाइन में भेजा गया ताकि वे तेजी से आ रही दुश्मन रेखाओं से निपटने की तैयारी कर सकें। इससे उन्हें हिल जायंट्स की बमबारी शुरू होने से पहले आधे जादूगरों को अपनी स्थिति में लाने का समय ही नहीं मिला। लेकिन एक बार जब वे सीमा में आ गए तो हिल जायंट्स आगे नहीं बढ़े। वे रुक गए और अपनी रेखाओं के सामने अवरोध बनाने के लिए अर्थ मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि वे रेखाओं पर बमबारी कर सकें और छात्रों के सीधे हमलों से दूर रह सकें। गोलेम अब नो मैंस लैंड पर हमला कर रहे थे, जबकि उन पर पत्थरों और नुकीले पत्थरों की बौछार हो रही थी। लेकिन जितनी तेजी से वे गिर रहे थे, उतनी ही तेजी से वे फिर से कास्ट की अधिकतम सीमा से हमला करने के लिए फिर से तैयार हो रहे थे। काल, क्या तुम थोर से मेरे सैंड गोलेम को फिर से फेंकने के लिए कह सकते हो? ये वास्तव में अच्छा काम किया, और उनके पैर छोटे हैं। मिक ने पूछा, खुशी से। राय, क्या तुम थोर की पूंछ के लिए एक गुलेल की टोकरी बना सकते हो? काल ने जोर से अनुरोध किया। उसने जल्दी से एक जालीदार जाल बनाया और पहला गोलेम अंदर घुस गया, जबकि एक गेंद में मुड़ा हुआ था। थोर ने छोटे गोलेम को फेंका, जो आकाश में एक बोल्डर से टकराया, जिससे पत्थर और गोलेम के अवशेष दोनों जमीन पर गिर गए। अगला, फायर। काल ने खुशी मनाई क्योंकि एक और गोलेम ने खुद को लोड किया। यह एक हिल जायंट लाइनों के ठीक ऊपर से उड़ गया, लेकिन ये पीछे से हमला कर सकता था, और मिक ने उसे अंगूठा दिखाया, ये संकेत देते हुए कि गोलेम अपनी लैंडिंग से बच गया था। एक के बाद एक उन्हें फेंका गया, जिसमें से अधिकांश इस प्रक्रिया में मर गए। वास्तव में उन्हें जीवित वहां पहुंचने में इतना समय लगा कि रे ने दाना के स्टोन गोलेम के साथ स्पाइडर गोलेम का दूसरा सेट लाइन पर भेजा, इससे पहले कि मिक ने आखिरकार सभी 6 को लाइन पर जीवित रखा। ठीक है, मैं यह नहीं कह सकता कि यह अधिक समय प्रभावी है, क्योंकि वे पैदल होने पर तोपखाने को चकमा दे सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिक मज़ेदार है। काल ने नोट किया जब थोर ने अपना काम पूरा किया। जब तक आप कोशिश नहीं करते, तब तक आप कभी नहीं जान सकते, है ना? मिक हंसा। भले ही वे बहुत प्रयास के बाद लाइन तक पहुंच गए थे, वे लंबे समय तक नहीं टिके, और मिक ने अगले समूह को कर्नल के अन्य गोलेम और फायर एलिमेंटल्स के साथ युद्ध के मैदान में भागते हुए भेजा। विल्क्स, अगर जायंट्स आगे नहीं बढ़ रहे होते तो ये बहुत ही कष्टप्रद लड़ाई होती।